इस वीडियो में हम किसी व्यक्तिगत फर्म के लिए मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मजदूरी दर का जो निर्धारण है उसमें कुछ अवधारणाओं का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कि वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, उनका क्या क्या अर्थ होता है, मीनिंग क्या होता है, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो एक फर्म के लिए मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन अवधारणाओं का इस मजदूरी निर्धारण में प्रयोग होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी अवधारणा है सीमांत भौतिक उत्पादकता, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, यहाँ पर हम सीमांत भौतिक उत्पादकता की बात करते हैं, तो जो सीमांत उत्पादन है वो ही सीमांत भौतिक उत्पादकता होती है। ठीक है, मतलब सीमांत भौतिक उत्पादकता MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई से कितना उत्पादन होता है, या उत्पादन प्रक्रिया में यदि हम श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को लगाते हैं तो इससे कुल उत्पादन या कुल भौतिक उत्पादन जो है हमारा TPP, ठीक है, कुल भौतिक उत्पादन कह सकते हैं या TP कह सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो TPP में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत भौतिक उत्पादन। और यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जो उत्पादन है उसमें परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील होता है। और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहता है कि प्रारंभिक अवस्था में बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं, इसलिए हमारा जो सीमांत भौतिक उत्पादन है प्रारंभ में क्या होता है, बढ़ता है और अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद में घटने लग जाता है। इसलिए MPP जो वक्र है वो उल्टे U आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात हमारी कि जो हमारा MPP है वो उल्टे U आकार का होता है, जो क्या प्रदर्शित करता है, श्रम की इकाइयों में वृद्धि के साथ साथ में सीमांत भौतिक उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, उसके बाद में घटने लगता है। दूसरी अवधारणा हमारी है सीमांत आगम उत्पादकता, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, MRP। ठीक है, यहाँ पर MRP का क्या मीनिंग है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, सीमांत आगम उत्पादकता। ठीक है, जो क्या बताती हैं कि यदि उत्पादन प्रक्रिया में हम श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो इससे कुल आगम जो है हमारी टोटल रेवेन्यू हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, कुल आगम उत्पादकता में कितना परिवर्तन होता है। और कुल आगम उत्पादकता में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, MRP, सीमांत आगम उत्पादकता। और सीमांत आगम उत्पादकता का जो वक्र है वो भी कैसा होता है, उल्टे U आकार का होता है। ठीक है, प्रारंभ में जो MRP है वो क्या होती है, बढ़ती है और उसके बाद में घटने लग जाती है। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में उत्पादन भी क्या होता है, बढ़ता है और उसके बाद में घटता है, इसलिए उसको बेचने से जो आय प्राप्त होगी, जो आगम प्राप्त होगी वो भी बढ़ेगी और फिर घटेगी। ठीक है, इसलिए U आकार का वक्र बनता है। और इस MRP को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा L करके, या MPP को हम जो मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आगम है, उससे गुणा करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं MRP का मूल्य। तीसरा हमारा है सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो VMP क्या होती है कि जो भी सीमांत उत्पादन है उसे वस्तु की कीमत से अगर गुणा कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, VMP। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि हम MPP को MR से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, MR। ठीक है, और अगर MPP को हम वस्तु की कीमत जिसको हम AR कहते हैं अगर उससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, VMP आएगा। ठीक है, MPP इंटू MR करने पर क्या आएगा, MRP, और MPP इंटू AR करने पर क्या आएगा, VMP।
और बाजार में अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो एमआरपी और वीएमपी दोनों क्या होंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एआर और एमआर दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट अवधारणा हमारी है औसत आगम उत्पादकता, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एआरपी। तो एआरपी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी हमारा कुल आगम है, जितना भी उत्पादन किया गया है, सभी को बेचने से जो राशि प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे कुल आगम। और कुल आगम में अगर हम श्रम की इकाइयों का भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, औसत आगम उत्पादकता। ठीक है, तो ए आर पी बराबर क्या होगी, जो टी आर है उसमें हम एल का डिवाइड कर दें, या जो टी आर पी है टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है उसमें श्रम की इकाइयों का हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो प्रति इकाई श्रम की आगम उत्पादकता कितनी है उसको दर्शाता है औसत आगम उत्पादकता। मतलब श्रम ने जो इकाई बनाई है उस एक इकाई को बेचने से कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, कितना मिल रही है राशि, उसको हम क्या कहेंगे, औसत आगम उत्पादकता। और औसत आगम उत्पादकता का जो वक्र है वो भी कैसा होता है, उल्टे यू आकार का। मतलब श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग करने पर प्रारंभ में औसत आगम उत्पादकता बढ़ती है और उसके बाद में घटना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट अवधारणा हमारी है औसत मजदूरी, एवरेज वेज। ठीक है, एवरेज वेज क्या दर्शाती हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों को कुल कितना भुगतान किया गया है। जो कुल मजदूरी है उसमें हम श्रमिकों की संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है, जितने भी श्रम प्रयोग किए गए हैं, माना कि एक फैक्ट्री में 10 मजदूर काम करते हैं और उनको कितना वेतन चुकाया गया है, 100 रुपये। ठीक है, 10 जने काम कर रहे हैं और उनको कितना वेतन चुकाया गया है, 100 रुपये। तो 100 में हम श्रम की 10 इकाइयों का भाग दे देंगे। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास में कि एक श्रमिक को कितना पैसा चुकाया गया है, कितनी मजदूरी चुकाई गई है। ठीक है, तो औसत मजदूरी क्या दर्शाती हैं, प्रति इकाई श्रम की मजदूरी। और इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कुल मजदूरी में श्रम की इकाइयों का भाग देकर। नेक्स्ट अवधारणा हमारी है सीमांत मजदूरी, मार्जिनल वेज। ठीक है, अब मार्जिनल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का अगर प्रयोग किया जाता है तो कुल मजदूरी में कितना परिवर्तन होता है। अगर 10 श्रमिक हैं उनको 100 रुपये का भुगतान किया जाता है और 11वां श्रमिक आ गया तो उनको भुगतान किया जा रहा है 105 का। तो इस अतिरिक्त इकाई श्रम का हम प्रयोग करते हैं 10वीं से 11वीं का। ठीक है, तो जो कुल मजदूरी है उसमें कितना परिवर्तन हो गया है, 5 का। इस 5 को हम क्या कहेंगे, सीमांत मजदूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अवधारणाएं थी जिनका हम प्रयोग करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिए आगे कि जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, ठीक है, बाजार में अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो हमारा औसत मजदूरी वक्र और सीमांत मजदूरी वक्र AW और MW दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दोनों बराबर होते हैं तो उनका जो वक्र है वो एक्स अक्ष के समानांतर पूर्णतया लोचदार बनता है। ठीक है, इस तरीके से। तो पूर्ण प्रतियोगिता में औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी दोनों बराबर होती हैं और दोनों का वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। इसका मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का जो निर्धारण है वो फर्म के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, फर्म क्या होती हैं, स्वीकारक होती है, मजदूरी दर को स्वीकार करने वाली होती हैं। और इस मजदूरी दर का जो निर्धारण है वो कौन करता है, उद्योग। ठीक है, उद्योग में जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होती हैं वहाँ पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। और दूसरी स्थिति है अगर बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार में अगर अपूर्ण प्रतियोगिता है या एकाधिकार की स्थिति है या एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी बढ़ती हुई होती है। इसलिए दोनों के वक्र ऊपर की ओर बढ़ते हुए बनेंगे इस आकार के। ठीक है, हमने पढ़ा था कि श्रम की अधिक इकाइयां प्राप्त करने के लिए उनको अधिक मजदूरी चुकानी पड़ती हैं अपूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, अधिक मजदूरी चुकानी पड़ती हैं, इसलिए औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी बढ़ती हुई होती हैं। ठीक है, इसलिए इनका वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है।
अब हम पढ़ते हैं कि अगर बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, ठीक है, श्रम बाजार में अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है तो एक व्यक्तिगत फर्म के द्वारा कितनी मजदूरी प्रदान की जाएगी, मजदूरी दर का निर्धारण कितना होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम कुछ मान्यताएं ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या माना गया है। तो सबसे पहले माना गया है कि जो श्रमिक हैं और उत्पादक हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, ठीक है, श्रमिकों में भी और उत्पादकों में भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है। इसका मतलब कि श्रमिक और उत्पादक जो है वो अधिक संख्या में होते हैं और जो श्रमिक होता है वो पूर्ण रूप से गतिशील होता है, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय, एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आ जा सकता है, स्वतंत्रता होती है, उनमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। और जो श्रम की विभिन्न इकाइयाँ होती है वो भी क्या होती हैं, समरूप होती हैं, सभी की जो कार्य कुशलता होती है वो एक समान होती हैं। और जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उस वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, मतलब वस्तु की जो कीमत है वो एक समान होने की प्रवृत्ति होती है। तो ये हम इस विश्लेषण के लिए कुछ मान्यताओं को लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो उद्योग हैं उसमें श्रम का पूर्ति वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल का होता है, जबकि श्रम का जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। और जिस बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं वहाँ पे मजदूरी दर का निर्धारण होता है। तो उद्योग में मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ पे होगा, जहाँ पे श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होती है। और उद्योग द्वारा जो मजदूरी दर निर्धारित की जाती हैं उसी मजदूरी दर पर फर्म श्रमिक को रखेगी, मतलब श्रमिक का जो औसत मजदूरी है उसका निर्धारण फर्म नहीं करती है, कौन करता है, उद्योग। और उद्योग में कहाँ पे होगा, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होती है, ठीक है। इसलिए हम उद्योग को क्या कहते हैं, मजदूरी निर्धारक होता है, कौन, उद्योग या बाजार, ठीक है। और फर्म को हम क्या कहते हैं, कीमत स्वीकारक या मजदूरी दर स्वीकारक। क्यों, क्योंकि मजदूरी दर का निर्धारण करता है उद्योग, इसलिए उद्योग क्या है, मजदूरी दर का निर्धारक, और फर्म क्या है, मजदूरी दर का स्वीकारक। तो फर्म के लिए जो मजदूरी रेखा होती है वो क्या होती है, ओ एक्स अक्ष के समानांतर बनती है, ठीक है, इस तरीके से ये समानांतर होती हैं। जब श्रम की मांग बढ़ जाएगी तो मजदूरी दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फर्म के लिए मजदूरी दर जो होती है, ठीक है, औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी का वक्र क्या होता है, इस ओ एक्स के समानांतर बनता है, ठीक है। और इस मजदूरी दर का निर्धारण कौन करता है, उद्योग। और उद्योग में निर्धारण कहाँ पे होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं फर्म के लिए मजदूरी दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो इसका अध्ययन हम दो तरीके से करेंगे। एक तो हमारा है अल्पकाल, कि जब अर्थव्यवस्था में अल्पकाल की स्थिति है तब मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होगा किसी व्यक्तिगत फर्म के लिए। और दूसरा कि जब समयावधि दीर्घकाल है तो ऐसी स्थिति में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि यदि अल्पकाल की स्थिति है तो मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होगा किसी व्यक्तिगत फर्म के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्पकाल क्या होता है। अल्पकाल एक ऐसी समयावधि होती है जिसमें जो व्यक्तिगत फर्म है, ठीक है, अपने पास में जो श्रम की प्रयुक्त मात्रा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती हैं, श्रम की मात्रा को घटा बढ़ा नहीं सकती हैं, ठीक है। श्रम की मात्रा को जब घटा बढ़ा नहीं सकती हैं तो ऐसी समयावधि कौन सी होती हैं, अल्पकाल होती हैं। और ऐसी स्थिति में उद्योग के द्वारा जो मजदूरी निर्धारित होती हैं, ठीक है, उसी मजदूरी दर को उस फर्म को स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। फर्म क्या करेगी, जो उद्योग के द्वारा मजदूरी निर्धारित हुई है ओ से लेकर डब्ल्यू, इसी मजदूरी दर पर श्रमिक को नियुक्त करेगी, ठीक है। तो अल्पकाल में मजदूरी दर का जो निर्धारण है पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले कि मजदूरी दर का जो निर्धारण है वो उद्योग के द्वारा होगा और उद्योग के द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की गई हैं उसे ही फर्म स्वीकार करेगी, उसी मजदूरी दर पर वो श्रम की नियुक्ति करेगी। अब हम देखते हैं कि अल्पकाल में किसी फर्म के लिए तीन स्थितियां हो सकती हैं। फर्म को अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ की स्थिति भी हो सकती है और हानि की स्थिति भी हो सकती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यदि फर्म को असामान्य लाभ की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में मजदूरी दर का निर्धारण कितना होगा।
अब देखिए फर्म को लाभ हो रहा है या हानि, उसके लिए हम क्या देखेंगे, फर्म के औसत वक्र। कौन कौन से औसत वक्र, एक तो औसत मजदूरी वक्र AW, और दूसरा हमारा औसत आगम उत्पादकता वक्र ARP वक्र। ठीक है, यदि फर्म की ARP औसत मजदूरी से ज़्यादा है, अगर फर्म की औसत आगम उत्पादकता औसत मजदूरी से ज़्यादा होती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, असामान्य लाभ की स्थिति। और ऐसी स्थिति में फर्म के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उत्पादकता क्या है फर्म की, श्रमिक की ज़्यादा, लेकिन उनको मजदूरी का भुगतान कम किया जा रहा है। इससे हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में AWMW क्या है, फर्म का औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी वक्र, और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, इसलिए एक्स अक्ष के समानांतर है। और ये हमारा MRP वक्र है। अब संतुलन के लिए क्या जरूरी है, MRP और MW दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो कहाँ पे बराबर हैं, इस E बिंदु पर। तो ये E बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित बिंदु। ऐसी स्थिति में फर्म की जो औसत मजदूरी है वो कितनी है, O से लेकर W। अब हम देखते हैं कि फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है या हानि, उसके लिए हम कौन कौन से वक्रों का प्रयोग करते हैं, ARP और AW। तो हम देखते हैं कि फर्म का जो ARP वक्र होता है वो ऐसे उल्टे U आकार का होता है। ठीक है, अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि फर्म के द्वारा श्रम की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, O से लेकर Q। और ऐसी स्थिति में औसत मजदूरी कितनी है, O से लेकर W या Q से लेकर E तक है। जबकि प्रति इकाई आगम जो है ARP है वो कितनी है, इस Q से लेकर इस T तक है। इसका मतलब औसत मजदूरी से ARP कितनी ज़्यादा है, इस T से लेकर E के बराबर। ठीक है, T से लेकर E के बराबर प्रति इकाई ARP ज़्यादा है AW से। तो ये फर्म का लाभ है, और कुल लाभ कितना है, इस पूरे क्षेत्र के बराबर RWET के बराबर। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र किसको बता रहा है, असामान्य लाभ को। मतलब फर्म का श्रम का इतना शोषण हो रहा है, कितना, RWET के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये असामान्य लाभ की स्थिति को दर्शाता है। दूसरा हमारा है सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ कब होगा, जब औसत मजदूरी औसत आगम के बराबर होती है, प्रति इकाई श्रम की जो उत्पादकता है मजदूरी भी उतनी है। तो फर्म की कौन सी स्थिति है, सामान्य लाभ की है। तो इससे समझाने के लिए हमने ये वक्र बना दिया है। ठीक है, ये हमारा AWMW वक्र है, ये हमारा MRP वक्र है, ये संतुलन की स्थिति है। इस स्थिति में श्रम का कितना प्रयोग होता है, O से लेकर Q, और मजदूरी दर कितनी है, O से लेकर W। अब हम बनाते हैं ARP वक्र। तो ARP वक्र भी कैसा होता है, उल्टे U आकार का होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम अगर हम देखते हैं तो मजदूरी कितनी है, O से लेकर W, और जो औसत मजदूरी वो कितनी है, O से लेकर W, और ARP भी कितनी है, O से लेकर W। तो ये स्थिति कौन सी है, सामान्य लाभ की स्थिति है। और तीसरी स्थिति है हानि की। ठीक है, हानि कब होती है, जब औसत मजदूरी ज़्यादा होती है और ARP क्या होती है, कम। कि श्रम की जो प्रति इकाई उत्पादकता है वो कितनी है, 10 रुपये के बराबर। ठीक है, प्रति इकाई उत्पादकता कितनी है, 10 रुपये के बराबर, जबकि श्रमिक को मजदूरी कितनी जा रही है, 12 रुपये के बराबर। तो श्रम का उत्पादन में योगदान कितना है, 10 रुपये के बराबर है, और उसको दिया कितना जा रहा है, 12, मतलब 2 रुपये ज़्यादा दिए जा रहे हैं उसकी उत्पादकता से भी। इसलिए ये कौन सी स्थिति होती है, हानि। अगर ARP कम है और AW ज़्यादा है तो ये हानि की स्थिति को दर्शाता है। इसको हम इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में हमने जैसे OX अक्ष हमारा ये, इसमें हमने ले रखा है ये AWMW, ये हमने बनाया MRP वक्र। संतुलन की स्थिति कहाँ पे होती है, E बिंदु पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सीमांत वक्र है MW और सीमांत वक्र MRP दोनों क्या हैं, बराबर। संतुलन के लिए क्या जरूरी है, MRP बराबर होने चाहिए किसके, MW के। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं MW कहाँ है, ये रहा, और MRP ये। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे बराबर है, E बिंदु। तो E बिंदु हमारा संतुलन का है।
तो इस स्थिति में श्रम की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ओ से लेकर क्यू तक, जबकि मजदूरी कितनी है, ओ से लेकर डब्ल्यू तक है। ये तो हो गया संतुलन, ठीक है। अब फर्म को हानि हो रही है या लाभ, उसका निर्धारण किसके आधार पर होगा, ARP वक्र और AW के आधार पर। तो औसत मजदूरी कितनी है, इतनी, ठीक है। अब ARP अगर इससे कम है तो क्या होगा, हानि। तो ARP वक्र हमने क्या किया, इस OW रेखा से, जो मजदूरी रेखा है, उससे हम नीचे की तरफ बना देंगे, जैसे हमने ये बना दिया, ठीक है, ARP। तो अब देखेंगे कि औसत मजदूरी कितनी है, इस E से लेकर Q तक है, जबकि ARP कितनी है, इस T से लेकर Q तक ही है, ठीक है। ARP कितनी है, T से लेकर Q तक है, जबकि औसत मजदूरी कितनी है, इस E से लेकर Q तक है। यहाँ हम कह सकते हैं औसत मजदूरी कितनी है, O से लेकर W है, जबकि ARP कितनी है, O से लेकर R तक ही है। तो फर्म को R से लेकर W तक प्रति इकाई हानि हो रही है, और कुल हानि कितनी हो रही है, तो वो इस पूरे क्षेत्र के बराबर, WRTE जो हमारा क्षेत्र है ये, इसके बराबर फर्म को हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो अल्पकाल में 3 स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल क्या होता है, ऐसी समयावधि होती है जिसमें फर्म श्रम की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती हैं। श्रम की मात्रा को वो आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं। तो अल्पकाल में मांग पक्ष ज़्यादा प्रभावी था, जबकि दीर्घकाल में क्या होता है, जो हमारा पूर्ति पक्ष है वो अधिक प्रभावशाली होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, ठीक है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को क्या होगा, सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब श्रमिकों को जो मजदूरी चुकाई जा रही है, औसत मजदूरी का मूल्य किसके बराबर होगा, ARP के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे हम ये रेखा चित्र बना सकते हैं उसके लिए, ये हमारा AW MW है, फिर हमने बनाया MRP, और संतुलन कहाँ पे हो गया, इस E बिंदु पर। तो औसत मजदूरी कितनी है, O से लेकर W तक है, जबकि हमारी ARP कितनी है, तो ARP वक्र हम खींच लेते हैं, ये हमने ARP वक्र बना दिया, तो ARP भी उतनी ही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम दीर्घकाल में फर्म का मजदूरी निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार। आगे सुन डायग्राम बनाना। देखो डायग्राम अगर चाहें आप तो देखो एक सिंपल सी ट्रिक है, ये बनाया सबसे पहले हमने OX अक्ष, फिर हम सबसे पहले पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, तो औसत मजदूरी वक्र और सीमांत मजदूरी वक्र जो दोनों बराबर होते हैं उनको खींच लिया। अब क्या करना है, हमको बनाना है MRP वक्र। MRP वक्र उल्टे यू आकार कैसे बना दिया हमने, MRP। संतुलन कहाँ होगा, इस जगह होगा जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, कौन कौन, सीमांत मजदूरी और सीमांत आगम उत्पादकता, MRP। तो ये जो बिंदु है ई, वो क्या कहलाता है, संतुलन का। ऐसी स्थिति में मजदूरी दर का निर्धारण कितना हुआ, O से लेकर W, और श्रम की जो मात्रा है उसका कितना प्रयोग किया जाएगा, O से लेकर Q। अब हानि है, सामान्य लाभ है या असामान्य लाभ, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ARP वक्र का। तो औसत मजदूरी अगर इतनी है, इसकी तुलना में ARP अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है, सामान्य लाभ। तो ARP वक्र हम इस रेखा से ऊपर की तरफ बना देंगे, जैसे हमने ये बना दिया, तो कौन सा बनेगा, असामान्य लाभ। अगर ARP वक्र हम इस मजदूरी रेखा के बराबर टच करता बना दें, जैसे हमने ये बना दिया, तो कौन सी स्थिति बनेगी, सामान्य लाभ। और अगर हानि को दर्शाना है तो ARP वक्र इस मजदूरी रेखा OW से हमको नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, जैसे ये, ठीक है। जैसे देखिए ये बनाया हमने, ये MRP है, ये संतुलन की स्थिति है। अगर इसके बराबर बना दो तो कौन सा बनेगा, सामान्य लाभ। अगर उससे ऊपर बना दोगे ARP वक्र तो असामान्य लाभ, और अगर इससे नीचे की तरफ बना देंगे तो हानि की स्थिति। तो तीनों डायग्राम को हम इस एक डायग्राम से दर्शा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मजदूरी दर निर्धारण का सिद्धांत है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में और किसी व्यक्ति